हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूपीएससी इन्वायरमेंट सीरीज बाय अल्फायस एकेडमी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे एंड थैंक्स फॉर फॉलोइंग अस। बेसिकली लेक्चर 33 तक जो इंपॉर्टेंट था हमने कवर कर दिया है। 5 लेक्चर और आएंगे, 38 तक टोटल लेक्चर होंगे। अब बेसिकली ये जो अगले जो 5 लेक्चर हैं ये थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाले हैं, कॉन्सेप्ट कम है इसमें, थोड़ा सा रट्टा ज़्यादा है। ठीक है, तो आप जो है नोट्स खोल लें, और नोट्स जो हैं आपको अगर नहीं मिले हैं अभी तक तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी नहीं मिलते हैं तो आप हमें एक व्हाट्सएप मैसेज करिए और हम आपको आराम से वो जो भी नोट्स आपको चाहिए जिस भी पार्ट के, वो हम आपको एट नो कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो 35 से 38 तक जो लेक्चर होंगे, बेसिकली उनमें थ्योरी ज़्यादा है, तो मैं आपको जो है बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको बताते हुए चलूँगा। तो बेसिकली उसी संदर्भ में हम लोग आज लैंड एंड सॉइल कंजर्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो होती क्या है सॉइल, पहले हम सॉइल कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो सॉइल क्या होती है? देखो सॉइल जो है अपर मोस्ट लेयर होती है। भाई ये लैंड का पीस है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ना आपको लैंड का पीस है ये पूरा, अगर आप एक लैंड खोदो तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ना हल्का सा, ये तो बहुत मोटा हो गया सॉरी, ये तो अगर मैं पतली सी लाइन ड्रॉ करूँ ना इसके ऊपर, तो ये आपकी सॉइल होगी। बेसिकली यही सपोर्ट करती है किसको? आपकी वेजिटेशन को। ठीक है, तो सॉइल क्या होगी? जो अपर मोस्ट लेयर है। ठीक है, जो अपर मोस्ट लेयर है किसकी? अर्थ क्रस्ट की। ठीक है, वो हो गई आपकी सॉइल, जो कि प्रोडक्टिव जो होती है वो सॉइल ही होती है, सॉइल पे ही आपके प्लांट्स उगते हैं। देन लैंड तो क्या है कि लैंड तो पूरा ही जो पार्ट है वो लैंड ही है। वो क्या है? सॉलिड सबस्ट्रेटम विच सपोर्ट्स ह्यूमन एंड मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आप जिस पे रह रहे हो, लैंड पे रह रहे हो, जिस पे आपके पौधे उग रहे हैं, वो आपका क्या है? वो आपकी सॉइल है। ठीक है, अब सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो सॉइल क्या है कि सॉइल अब डिग्रेड हो रही है, क्योंकि सॉइल पे ही पौधे उगने हैं या हमारा खाना उगना है, तो उसकी टेक केयर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो पहले देख लेते हैं कि सॉइल इरोजन होता कैसे है। देखो ये स्लो भी हो सकता है, ये फास्ट भी हो सकता है। तो स्लो बेसिकली ये जियोलॉजिकल इरोजन की वजह से होता है कि वेदरिंग हुई। देखो भाई, अब अगर आप, मैं बोल रहा हूँ प्लास्टिक या कोई भी कोई आप सामान करके बाहर रख दो, अपना बेड प्लास्टिक, तो आप देखो कुछ दिनों बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से जो सॉइल है हमारी, वो इतने सालों से बेयर पड़ी हुई है, तो उस पर क्या होता है कि केमिकल मैकेनिकल फोर्सेस लगती हैं, जिसकी वजह से वो टूटती जाती है। जब वो टूटती जाती है तो उसको बोलते हैं वेदरिंग, और वो थोड़ा टूटते 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 एकदम बारीक बन जाती है, और वैसे ही हमारी सॉइल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो सॉइल इरोजन आपका स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। भाई फास्ट कैसा हुआ? बाढ़ आ गई तो पूरी मिट्टी बह गई, फ्लड्स आ गए, ठीक है, आपके डिफॉरेस्टेशन कर दी, लैंडस्लाइड हो गई, तो ये क्या है? सब फास्ट प्रोसेस हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन देख लेते हैं। ठीक है भाई, पहला है वाटर इरोजन। ठीक है, वाटर इरोजन से क्या हुआ कि पानी आया आपका, अब भैया पानी ने क्या किया कि मिट्टी अपने साथ ले गया। ठीक है, तो बेसिकली 2 टाइप से सॉइल इरोजन होता है, एक होता है वाटर इरोजन से और एक आपका विंड इरोजन से। तो वाटर के साथ जो मिट्टी चलेगी उसको बोलेंगे हम वाटर इरोजन। अब वो भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है रेन ड्रॉप इरोजन। भाई रेन ड्रॉप इरोजन में क्या हुआ? आपकी बूंद गिरी, आपने देखा, अगर कहीं आपने स्लो मोशन देखा होगा, जब पहली बूंद गिरती है तो एक मिट्टी की खुशबू भी आती है उस टाइम, लेकिन मिट्टी जो है वो टूटती है, ऊपर को उछल के साइड में जाती है या उस रेन ड्रॉप के साथ मिक्स हो जाती है। तो क्या है? आपकी जो सॉइल पार्टिकल है वो डिटैच हो रहा है जहाँ पे वो था, तो आप उसको क्या बोलते हैं? रेन ड्रॉप इरोजन। अब क्या होगा कि लगातार बारिश पड़ रही है तो हल्का हल्का पानी बहना शुरू हो जाता है मिट्टी के ऊपर, तो हल्की जो शीट, जो हल्की सी ऊपर मिट्टी होती है वो पानी के साथ बहती चली जाती है, तो उसे बोल देते हैं शीट इरोजन। अब शीट इरोजन क्या है कि बहुत सारी, जब शीट इरोजन हो गया तो हल्का सा आपका, भाई ये था जब ये ऊपर वाला बस पानी के साथ बह रहा है ऐसे ऐसे, तो ये शीट इरोजन हो गया। रील इरोजन क्या हो जाएगा कि भैया थोड़ा सा, अगर मैं इस सॉइल प्रोफाइल लूँ तो ये हल्का हल्का ऐसे जो है पानी जो है, या आप इसको ऐसे देखो, ठीक है, ये ऐसे टूटता जाता है, रील्स बनते जाते हैं ऐसे, कैसे ऐसे 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 रील्स बनते जाते हैं। किसमें? मिट्टी में, पानी जब बहता है, ये रील इरोजन हो गया। जब ये रील इरोजन बहुत गहरा हो जाता है तो वो रेवाइंस बन जाते हैं। भाई यहाँ से हल्का पहले पानी यहाँ से शुरू हुआ, काटते 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 पानी इतना नीचे आ गया, तो ये क्या बन गई? गलीज बन गई। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं गली इरोजन। देन स्टीम बैंक इरोजन। भाई रिवर जा रही है, आपने देखा नदी जा रही है, नदी के दोनों साइड जो है
इरोजन हुआ रहता है, ठीक है, नदी के दोनों साइड इरोजन हुआ रहता है। भाई पानी का फोर्स है, लगातार उड़ रहा है, तो वो इरोड करती है जो साइड है मिट्टी उसको, तो उसको बोलते हैं स्टीम बैंक इरोजन। देन इरोजन ड्यू टू लैंडस्लाइड, भाई एकदम जो है पूरा का पूरा पहाड़ पूरा दरक जाता है नीचे, उसके साथ क्या होती है, सैंड भी आती है, मिट्टी भी आती है, पत्थर भी आते हैं, बोल्डर्स भी आते हैं, तो उसको बोल देते हैं इरोजन ड्यू टू लैंडस्लाइड। देन कोस्टल इरोजन, भाई लगातार जो विंड जो वेव्स हैं वो लगातार किस पे हिट करती हैं, लैंड पे हिट करती हैं, और लैंड पे जब हिट करती हैं तो अपने साथ मिट्टी वापस ले जाती हैं, तो उसको बोल देते हैं कोस्टल इरोजन, इरोजन। देन विंड इरोजन की बात करें तो विंड के साथ जो मिट्टी चले जाती है उसको हम बोलते हैं विंड इरोजन। बेसिकली जहाँ नेचुरल वेजिटेशन बहुत कम होती है वहाँ पे विंड इरोजन ज़्यादा होता है। 3 टाइप्स की होती है सिल्टेशन। सिल्टेशन में क्या होता है कि विंड के साथ साथ शॉर्ट बाउंसेस में, मतलब हल्का हल्का मिट्टी जो है आगे बढ़ती जाती है, विंड के साथ बहती जाती है। सस्पेंशन की बात करें तो भाई हवा में देखा आपने मिट्टी फैल रखी है, पूरी हवा में मिट्टी हो रखी है, तो क्या है सस्पेंडेड पार्टिकल्स के फॉर्म में वो फैल रखी है। देन सरफेस क्रीप की बात करें तो जो है हाई वेलोसिटी विंड्स की वजह से होता है ये, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे तो क्रीपिंग होती है, ऐसे 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 जो है विंड जो मिट्टी है वो खिसकती जाती है, दरकती जाती है भाई। और सॉइल इरोजन जो तीसरा कारण है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारी वजह से। भाई पेड़ काट दिया आपने, डिफॉरेस्टेशन करी, उससे क्या हुआ, मिट्टी जो थी उसके नीचे की लूज हो गई, अब पानी और सॉइल के लिए या विंड के लिए ईजी हो गया उस मिट्टी को बहा के ले जाना, तो डिफॉरेस्टेशन। देन फार्मिंग, भाई फार्मिंग में आपने क्या किया कि बहुत सारी टेक्निक्स, मोनोकल्चर कर दिया जिसकी वजह से सॉइल ख़राब होती है, ठीक है, मोनोकल्चर कर दिया। देन आपकी फार्मिंग, भाई पहाड़ पे आपने क्या किया, सीधा ही बो दिया, टेरेस फार्मिंग नहीं करी। दो की टेरेस फार्मिंग अपने आप में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। टेरेस फार्मिंग में खुद बहुत दिक्कत आती है कि वो कई बार उसमें बहुत टेरेस फार्मिंग में भी बहुत ज़्यादा इरोजन होता है, तो टेरेस फार्मिंग भी कोई स्ट्रेट या वाटर टाइट सॉल्यूशन नहीं है फार्मिंग का माउंटेन स्लोप्स पे। बट देन और आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट वो ये कि बैड देन वर्स वाली बात है, तो आप टेरेस फार्मिंग वहाँ प्रमोट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। देन टिलिंग या प्लॉइंग, मतलब भाई आप कैसे जुताई करते हो उसकी, ठीक है, आप बेसिकली क्या करो कि आप भाई पूरा ही उखाड़ देते हैं, तो ऐसा करो कि अब तो ऐसी आ गई कि ड्रिल कर दो सीड्स को, या जो है कम ऐसी प्लॉज का इस्तेमाल करो जो अच्छे हों, जो कि ज़्यादा ना उखाड़ें सॉइल को। भाई जितनी ज़्यादा उखाड़ोगे उतनी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इरोजन होगा। देन कंटिन्यूस क्रॉपिंग, भाई लगातार आपने एक ही क्रॉप बो दिया। देन हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, उसके हम फैक्ट्रीज लगा रहे हैं या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, उसकी जिससे क्या हो रहा है कि सॉइल इरोजन हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग, आपने क्या किया, अपने पशु छोड़ दिए, मान लिया वहाँ घास तो अवेलेबल था 2 पशुओं के लिए, आपने छोड़ दिए 10, तो क्या हुआ कि ओवर ग्रेजिंग कर दिया, उन्होंने पूरा ही साफ़ कर दिया। अब जब साफ़ कर दिया तो वहाँ कुछ ग्रीन कवर बचा नहीं, ग्रीन कवर नहीं बचा तो दैट सॉइल इज़ नाउ ससेप्टेबल टू विंड एंड वाटर इरोजन। देन कल्टिवेशन ऑन माउंटेन स्लोप मैंने आपको बता ही दिया। देन कॉन्सिक्वेंस देख लेते हैं सॉइल इरोजन का क्या है। देखो इरोजन जो सबसे सॉइल, देखो इरोजन से होता है क्या है, सबसे टॉप लेयर जो होती है सॉइल की वो बहती है, और सबसे टॉप लेयर ही जो सॉइल की होती है वो सबसे फर्टाइल होती है, तो और नीचे वाली जो सॉइल होती है वो लेस फर्टाइल होती है। उसमें क्या होता है, उससे में और वेदरिंग हो जाती है, ठीक है, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो प्रॉब्लम होती है उस सॉइल में उगने के लिए जब इरोजन हो जाता है। सेडिमेंटेशन, जब भाई पानी बहेगा, जब मिट्टी बहेगी पानी के साथ, तो पानी मिट्टी कहीं जाकर तो जमा होगी ना, तो क्या हो जाता है, पानी गदला हो जाता है या ओपेक हो जाता है। देखा आपने मिट्टी वाला पानी, गाद, अगर आप लोग पता होगा तो गाद आती है बरसात के मौसम में, गाद आती है किसमें, पानी में, जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में दिक्कत आती है, बिजली कम बनती है किसमें, बरसात के मौसम में, क्योंकि दो की पानी रहता है लेकिन उस पानी से जो है बिजली टर्बाइंस नहीं घूमते, क्योंकि बार बार मिट्टी जो है उसमें आके फंस जाती है, सेडिमेंटेशन हो जाता है जो कि वाटर क्वालिटी के लिए ख़राब है, जो वहाँ की फिशेज़ हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं, उसके लिए प्रॉब्लम है। देन स्टीम बैंक इरोजन से क्या होता है कि सिर्फ लैंड का लॉस नहीं होता, रिवर कोर्स का चेंजेस होता है। भाई कोसी रिवर बड़ा अच्छा एग्जांपल है स्टीम बैंक इरोजन का। इरोड करते करते पता लगा भाई एक साइड से इरोड करना शुरू किया उसने रिवर, कल तक यहाँ थी, परसों रिवर यहाँ पहुँच गई, ठीक है, तो क्या हुआ, जो यहाँ पे लोग रह रहे थे उन्हें विस्थापित करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। देन स्टीम बैंक इरोजन ऑल्सो कॉज डैमेज टू पब्लिक रोड्स, एग्रीकल्चर फील्ड्स, क्योंकि लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ सॉइल जो है वहाँ जमा हो जाती है, जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसके साथ बह जाते हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सॉइल इरोजन से हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे भी फर्क पड़ रहा है। अब बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन की। भाई अभी तक हमने बात करी सॉइल की, भाई सॉइल तो टॉप मोस्ट लेयर थी, लैंड तो पूरा है। देखो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो डिटेरियोरेट हो रही है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है या प्रोडक्शन कैपेसिटी है लैंड की कुछ भी उगाने की, वो कम हो रही है। इसके कॉजेज़ क्या हैं, सबसे पहले तो भैया जो हम केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं उसका हार्मफुल इफेक्ट है लैंड पे। बेसिकली होता क्या है, हम लोग यूरिया इस्तेमाल करते हैं, यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड
आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो, ये टाइप के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। अब जब आपने यूरिया छिड़का तो ये क्या होता है, ये वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट उसके साथ साथ क्या होता है कि और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है सकअप कर लेती है लैंड। तो बेसिकली लैंड को तो सबको बैलेंस बना के रखना है। अब आपने जल्दी से ही सारे यूज़ कर लिए तो बेसिकली क्या हो जाता है कि बाद में डेफिशिएंट हो जाती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो लैंड होती है, लाइक। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, इस टाइप के जो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें डेफिशिएंट हो जाती है। देन एक्सेसिव इरिगेशन से दिक्कत आती है। भाई एक्सेसिव इरिगेशन से क्या होगा, वाटर लॉगिंग होगी। वाटर लॉगिंग होगी तो पानी जो है में जो है ऑक्सीजन कैपेसिटी, ऑक्सीजन जो है कम रह जाएगी। जब ऑक्सीजन कम रह जाएगी तो जो प्लांट्स हैं उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी ग्रोथ के लिए। जब उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। देन सॉल्ट अफेक्शन, मतलब कि ये उस एरिया में होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है। भाई पानी है, पानी में मिनरल सॉल्ट्स तो रहेंगी। अब बेसिकली क्या है कि जहाँ गर्मी ज़्यादा है वहाँ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो इवेपोरेशन में से पानी उड़ेगा, सॉल्ट्स तो उड़ेंगे नहीं। तो जब पानी उड़ गया सॉल्ट नीचे जाएगा, सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल हो जाता है। सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी घट जाती है। वहाँ पे आप एक सेलाइन सॉइल में आप जो है क्रॉप्स नहीं उगा सकते। आपने उसारा एंड उर्वरा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कहीं, तो आपको याद होगा। देन जो हाई यील्डिंग वैरायटी HVY सीड्स वो हम बोलते हैं, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है वो जो है बेसिकली उनको जो है फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब रिसर्च ये बताती है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स भी सॉइल को जो है सेलाइन बनाते हैं, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है ओवर द टाइम कम करते हैं। उसका बहुत एग्जाम्पल्स है पंजाब, ठीक है। देन आप क्या क्या कर सकते हो सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। भाई कुछ रेमेडियल मेजर्स हैं, आप रेमेडियल मेजर्स ले लो कि भाई कैटल ग्रेजिंग को कंट्रोल करो। भाई अगर 2 ही कैटल के लिए वहाँ पे सस्टेनेबली वो ग्रेज कर सकते हो तो 2 को ही छोड़ो। देन आप क्रॉप रोटेशन करो, भाई अलग अलग क्रॉप्स उगा। कुछ टाइम के लिए लैंड को जो है खाली छोड़ो ताकि वो रिजुविनेट हो सके। भाई मैं 24 घंटे में आपको 24 घंटे काम करो तो आप नहीं कर सकते ना। भाई आप 11 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, या 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद आपको 2-3 घंटे 7-8 घंटे आपको सोना भी है। फिर देन आपको अपने फ्रेंड से भी बात करनी है, अपने घर में भी बात करनी है, अपने फैमिली को भी टाइम देना है, ठीक है। आपके जो स्पाउसेज हैं या और कोई आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आपको टाइम देना है। बेसिकली क्या है, आप उसके बाद आपको क्या करना है, रेस्ट भी करना है। 8 घंटे आपको रेस्ट करना है। तो बेसिकली वैसे ही सॉइल को भी रेस्ट करना होता है। तो ये बोला, अगर सेव द सॉइल कैंपेन अगर आप सुने सदगुरु जी की जो है, ये कोई मैं उन्हें प्रमोट नहीं कर रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। देन कोई अगर अच्छी बात कहता है तो उस बात को सुन लेना चाहिए। वो कौन कह रहा है वो मेरे लिए इमटेरियल है, बट देन अगर बात अच्छी है तो उसको सुनना चाहिए, क्योंकि सेव द सॉइल कैंपेन एक अच्छी कैंपेन है। बिकॉज सॉइल ही हमारा जीने का स्रोत है। अगर वो ही ख़त्म हो जाएगा तो ह्यूमन सर्वाइवल भी जो है उसको भी समस्या हो सकती है आने वाले टाइम पर, ठीक है। देन आप मेडिटेशन करें, आप जो है कुछ क्रॉप जो है इंटरस्पेसिंग करें क्रॉप्स में, ठीक है। जैसे फार्मिंग टेक्निक्स को आप चेंज करें। भाई जो आपने मेन क्रॉप है उसको अलग अलग बोएं, उसके बीच में कुछ और बो दें, ताकि जो है जो ग्राउंड कवर है वो भरा रहे। ग्राउंड कवर भरे रहने से क्या होगा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। देन जो आप प्लॉइंग स्टाइल है, आप जो है बेसिकली उसको, अब आप अगर ये बोला जाता है कि विंड की स्पीड अगर इधर है तो आप परपेंडिकुलर में सॉइल को प्लॉव करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये एक टाइप का बैरियर एक्ट करता है, उससे क्या होगा, इरोजन कम होगा। देन आप शेल्टर बेल्ट्स, प्लांट की बेल्ट्स बनाएं चारों ओर, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर बहुत तेज तूफान आता है तो बेसिकली ट्रीज जो हैं एक्ट करते हैं कैसे, एज अ बैरियर एक्ट करते हैं, ठीक है। एज अ बैरियर एक्ट करते हैं कौन, ट्रीज। वो जो है विंड की स्पीड को तोड़ते हैं, ठीक है। तो आप ट्रीज का इस्तेमाल कर सकते हैं विंड एज अ शेल्टर बेल्ट, ठीक है। देन ट्री का प्लांटेशंस करें अराउंड द फार्म। देन टेरेसिंग करें आप। टेरेसिंग एक्चुअली बहुत टोटर टाइट सॉल्यूशन नहीं है, बट देन इससे बढ़िया आपका ऑप्शन अवेलेबल है भी नहीं स्लोप पे, ठीक है। देन नो टिल कल्टीवेशन कर सकते हैं। भाई आप टिलिंग करें ही ना, आप जुताई करें ही ना उसकी, आप सॉइल जो है सीड्स को जो है ड्रिल कर दें या उसे फेंक दें, ठीक है। देन पॉलीवैराइटल कल्टीवेशन, मतलब अलग आप सेम क्रॉप आप उगा रहे हैं। मान लिया राइस उगा रहे हैं, राइस की ही अलग अलग वैरायटियाँ उगाएं, क्योंकि अलग अलग वैरायटी में क्या होता है कि वो अलग टाइम पे बोई जाएंगी और अलग टाइम पे हार्वेस्टिंग होगा। तो बेसिकली एक साथ ही पूरी आपका जो पूरा खेत है एक साथ ही खाली नहीं हो जाएगा, या एक ही साथ पूरा स्ट्रेस जो है सॉइल पे नहीं पड़ेगा। आराम से ओवर द टाइम। भाई मैं बोलता हूँ आपको एग्ज़ाम की तैयारी पूरे साल में करो तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। आपको ज़्यादा प्रेशर महसूस नहीं होगा। आप लास्ट में 1 महीना तैयारी करने बैठोगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो वैसी बात है कि पॉलीवैराइटल कल्टीवेशन करें आप,
एक ही क्रॉप का अलग अलग स्पीशी होगा, ठीक है। देन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हो आप आज तो आपके पास मॉडर्न एग्रीकल्चर आ गई। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो अभी ग्रीन मैन्योर्स हैं भाई, ग्रीन मैन्योर देखो सबसे अच्छी खाद कौन सी है, काउ डंग, वर्मी कंपोस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, ये सब अच्छी अच्छी खाद हैं, मैन्योर्स हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि बेसिकली पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करती हैं, फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं कर रही हैं। आपको अगर फर्टिलाइजर यूज़ करना भी है तो आप बायो फर्टिलाइजर यूज़ करो। तो बायो फर्टिलाइजर होता क्या है, बेसिकली सॉइल में होता क्या है, वो जो उसको फर्टाइल बनाता है वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे फर्टिलाइजर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हो, आप उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। देन बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, आप जो पेस्ट कंट्रोल करना है वो भी बायोलॉजिकल तरीके से करो, ठीक है, या जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से कर लो अगर वो सस्टेनेबल है, उसका आपके पास साइंटिफिक एविडेंस है अच्छे से, ठीक है। देन कंजर्वेशन ऑफ अदर, अभी तो हमने सॉइल और लैंड की बात करी। देन कंजर्वेशन ऑफ अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं, जो नेचर से हमें मिलते हैं, हमारे अराउंड जो एयर है, वाटर है, रेन, लेक्स हैं, रिवर्स है, जंगल है, मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये सब हमें कौन दे रहा है, मदर अर्थ दे रही है। तो जो भी चीज़ हमें मदर अर्थ दे रही है, जो हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। भाई रिन्यूएबल क्या हो गए कि वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। अच्छा, वो भी दो टाइप के होते हैं, एक अनकंडीशनली रिन्यूएबल जैसे सन, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। देन कंडीशनली रिन्यूएबल। कंडीशनली रिन्यूएबल मतलब आप कंडीशनली रिन्यूएबल बेसिकली होते हैं, कंडीशनली रिन्यूएबल बेसिकली होते हैं जो पर्टिकुलर कंडीशन होती है उन पे कि भाई अगर तुम ढंग से यूज़ करोगे, तमीज़ से यूज़ करोगे, अच्छे से यूज़ करोगे, तो वो आपको लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। बट ये है कि हम एक ही बारी में, आज ही मैं मुर्गी काट के सारे अंडे निकाल लूँ, तो वो आपके लिए रिन्यूएबल नहीं है। तो कंडीशनली रिन्यूएबल में भी तीन टाइप के हैं। एक आपका एबायोटिक साइक्लिंग रिसोर्सेज, जैसे जो आपके बायोकेमिकल जियोकेमिकल साइकिल्स हैं, वाटर, CO2, नाइट्रोजन, जितनी भी गैसेस हैं। देन सिंपल बायोटिक रिसोर्सेज जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन कॉम्प्लेक्स बायोटिक रिसोर्सेज जो इंटरेक्शन बायोटिक एंड एबायोटिक के इंटरेक्शन से बनती है, जैसे इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम, सॉइल। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स बायोटिक। भाई सॉइल में क्या है, सॉइल में आपका मिट्टी भी है और उसमें आपका कीड़ा भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। तो क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है किसका, एबायोटिक एंड बायोटिक का। देन नॉन रिन्यूएबल में भी दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक होते हैं फॉसिल फ्यूल्स जैसे आपका ऑयल, कोल, गैस, लिग्नाइट ना। मिनरल्स में भी दो टाइप के मिनरल्स होते हैं आपके पास, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ठीक है। मेटेलिक में भी फिर दो टाइप के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। तो फेरस में क्या होता है, जिसमें आयरन की क्वांटिटी पाई जाएगी वो फेरस हो जाते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, क्रोमाइट। देन नॉन फेरस में क्या होता है कि बेसिकली गोल्ड, सिल्वर, टिन, एल्युमिनियम, जिसमें कि आयरन नहीं होता, वो नॉन फेरस हो गया आपके। देन नॉन मेटेलिक क्या होगा कि जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, जैसे लाइमस्टोन, डोलोमाइट, माइका, जिप्सम, फॉस्फेट, ये सब जो है। सीमेंट देखा आपने, बस वो एक टाइप का नॉन मेटेलिक मिनरल हो गया। सीमेंट भी वैसे बेसिकली बनता ही है एक पत्थर से, ठीक है। देन फॉसिल फ्यूल्स एंड देयर अक्रेंसेस। बेसिकली देखो तीन मेजर फॉसिल फ्यूल्स हैं जो हम अपने एनर्जी नीड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोल और माइनिंग अकेले 1/3 ऑफ कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, वर्ल्ड्स एनुअल CO2 एमिशंस में, ठीक है। माइनिंग एंड बर्निंग ऑफ कोल, 1/3 जो CO2 एमिशन होता है वो सिर्फ माइनिंग एंड बर्निंग ऑफ कोल की वजह से। तो देखो कितना घातक है, क्योंकि बर्निंग ऑफ कोल जो है वो एयर, वाटर एंड लैंड तीनों के लिए खराब है, ठीक है। और 1/3 ऑफ द कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया जो है झारखंड स्टेट है उसमें पाए जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारी माइंस हैं, झरिया, बोकारो, गिरेद, डाल्टनगंज, रामगढ़, ये सब माइंस हैं वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अगर आप ट्रेन से कभी जाएंगे तो झरिया, आपको रात में जाएंगे तो झरिया ऐसा लगेगा जैसे नीचे से जल रहा होगा, ठीक है। देन अगला है पेट्रोलियम। भाई पेट्रोलियम एक टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है, और वो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, वो हाइड्रोकार्बन बनता है सन से, एक बेटे से। उस बेटे का नाम है सल्फाइड, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो सन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बेसिकली जो प्रोडक्शन है इंडिया में बहुत ज़्यादा है नहीं पेट्रोलियम का, जो वो है लिमिटेड क्वांटिटी में है, जैसे वो असम वैली में है, देन आपका मुंबई हाई में है, गुजरात रीजन में है, एक KG बेसिन में है। KG बेसिन मतलब कृष्णा गोदावरी बेसिन एंड कावेरी बेसिन्स में है। देन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस देखो बेसिकली वहीं पाई जाती है, यहाँ पेट्रोलियम के साथ ही पाई जाती है, ठीक है। इंडिया के पास ह्यूज रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के, ठीक है। और नेचुरल गैस में होता क्या है, वो जो उसका मेजर कंपोनेंट होता है वो मीथेन होती है। मीथेन के अलावा उसके बाद प्रोपेन, स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रोपेन एंड ब्यूटेन भी होती है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए बेसिकली, है ना। पेट्रोलियम क्या होता है, एक टाइप का हाइड्रोकार्बन हो गया जो सन से बना। नेचुरल गैस क्या है, जैसे उसमें मीथेन मेजर कंपोनेंट होता है एंड प्रोपेन एंड ब्यूटेन के साथ होता है थोड़ा सा, ठीक है। और अगर उसको बहुत कम टेम्परेचर पर ले जाएँ तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, लिक्विफाइड नेचुरल गैस में, और उसको आप टैंकर्स में ले जा सकते हैं LNG को, और गैसेस फॉर्म्स को जो है वो पाइप से आप सप्लाई कर सकते हो वेरियस जगह पे। देन मिनरल रिसोर्सेज मैंने आपको बता ही दिया, फेरस मेटेलिक मिनरल्स होते हैं,
पहले आयरन ओर हो गया, जिसमें आयरन हो गया। तो आयरन भी बेसिकली 3 टाइप के आते हैं हमारे पास, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। हेमेटाइट सबसे अच्छा होता है, मैग्नेटाइट उससे थोड़ा सा कम अच्छा होता है, लिमोनाइट सबसे खराब होता है। हेमेटाइट क्या होता है, एकदम जो लाल कलर का होता है वो हेमेटाइट होता है, उसमें लगभग उसको रेड ओर बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, रेड ओर, उसमें 68% आयरन होता है। देन जो मैग्नेटाइट होता है वो आपका थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर का होता है, उसे ब्लैक ओर बोलते हैं, और उसमें 60% आयरन होता है। और सबसे कम जो होता है लिमोनाइट में होता है, वो एकदम येलो कलर का होता है, हाइड्रेटेड सा होता है वो, ठीक है। उसमें 35% आयरन होता है, ठीक है। और इंडिया जो है थर्ड है इन द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज और इन द वर्ल्ड, और 1/4 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज एक्सपोर्टेड। तो मैग्नीज में जो हम लोग अच्छा करते हैं। देन क्रोमाइड जो तीसरा फेरस मटेरियल होता है, क्रोमाइड एक्चुअली बेसिकली मेटलर्जिकल, रिफ्रैक्टरी एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा क्रोमाइड जो है वो उड़ीसा में पाया जाता है, लगभग 98% जो है हमारे रिजर्व क्रोमाइड के उड़ीसा में। देन नॉन फेरस मिनरल्स की मैंने आपको बात कर दी, गोल्ड, सिल्वर, टिन, जिसमें कि आयरन नहीं होता है। देन ओशन एज अ सोर्स ऑफ मिनरल, बेसिकली देखो ओशन में भी क्या है, बहुत सारे मिनरल्स है। अब भाई एट द ओशन के नीचे क्या है तो धरती। अब ओशन के साथ क्या दिक्कत है कि ओशन से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना बहुत कॉस्टली है। जैसे मैग्नीज जो है अपरंपार है, वहाँ पे पॉलीमेटेलिक नूडल्स होती हैं, इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, उससे जो है मैग्नीज ले सकते हैं। बट बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ओशन is so high that it is unsustainable या unprofitable या uneconomical to take out minerals from ocean floor या oceans, ठीक है। तो बेसिकली ओशन के साथ ये दिक्कत है। अब आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं टू रिड्यूस डिप्लीशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। बेसिकली आप कैसे रिड्यूस करेंगे मिनरल्स डिप्लीशन, आप खुद सोचिए एक बार। भाई सबसे पहले तो अपनी डिपेंडेंस घटा लो उनकी, ठीक है। जो आपकी डिपेंडेंस है उससे हटा लो, भाई किसी और चीज़ का इस्तेमाल करो। तो हमारे पास 5 चॉइसेस करें, है ना, रिसाइकिल करें, रीयूज़ करें, ठीक है, वेस्ट ना करें, जो यूज़ है उसको दोबारा यूज़ कर सकें बेसिकली, है ना। देन जो सब्सिट्यूट्स हैं उसको प्रमोट करें। जैसे क्या हुआ, टेलीकम्युनिकेशन में पहले लाइनों में लेड एंड स्टील इस्तेमाल होता था, लेकिन जब से प्लास्टिक आया तब से वो सब हट गया। देन आपके पास और क्या दिक्कत है, फिर ऐसे टेलीफोन केबल्स में पहले भाई कॉपर का इस्तेमाल होता था, कॉपर वायरिंग का। भाई कॉपर तो कितना महंगा आता है ना। तो देन अब उसके लिए क्या होने लगा, ग्लास फाइबर का इस्तेमाल होने लगा। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती है वो, उसमें जो टोटल TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वो किसके, ग्लास फाइबर का इस्तेमाल होता है उसमें, ठीक है। जो फिर अब ये तो बात थी यूज़ की। अब आपने क्या करना है कि जो माइन करना है, माइन जो है बेसिकली आप बायो माइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो बायो माइनिंग क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं आप माइनिंग के लिए, ठीक है। वो क्या होता है, मोर इकोलॉजिकल होता है, उससे जो है जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है इन्वायरमेंट पे वो कम होते हैं, ठीक है। तो आप बायो माइनिंग या इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आप लास्ट में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके पास इमेंस पोटेंशियल है। भाई नैनो टेक्नोलॉजी से आप छोटे छोटे ऑटोबॉट्स या रोबोट्स बना सकते हैं जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मिनरल्स को। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज़, जो आपके अराउंड जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका यूज़ से आप जो है रिड्यूस कर सकते हैं मिनरल्स का डिप्लीशन, और जो आपका डिपेंडेंस है उसे घटाएं, और जो आप रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, उसे आप रीयूज़ और रिसाइकिल करें। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी शैल सी यू सून। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी, बाय बाय।